हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इतिहास में चैप्टर 2 यानी यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने फ्रांसीसी क्रांति पढ़ा था। आपको याद होगा फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता और समानता ये दो बड़े उद्देश्य थे जिसका सूत्रपात हुआ था। तो इसके बाद 19वीं सदी से यानी 1800 ईस्वी से फ्रांस की क्रांति का इतना असर यूरोप के समाज पे पड़ा कि इस यूरोप के समाज में परिवर्तन होने लगे और एक परिवर्तन का नया युग आया फ्रांसीसी क्रांति के ही कारण। अब क्या था कि यूरोप के सभी देशों में ऐसे परिवर्तन को लेकर संघर्ष दिखने लगे। जिस तरह से फ्रांस में निरंकुशवाद के खिलाफ या लुई 16 के खिलाफ, चर्च के खिलाफ लोगों ने युद्ध क्रांति की, समाज 3 वर्गों में विभक्त था और ये सारी असमानताएं दूर हुई और एक अच्छे शासन की शुरुआत हुई। उसी तरह से अब यूरोप के जो बाकी देश थे जहाँ इसी तरह की शासन व्यवस्था थी, जहाँ निरंकुशवाद था, जहाँ साम्राज्यवाद था और जहाँ लुई 16 की तरह के शासक थे, तो उन समाजों में भी फ्रांस की क्रांति की तरह हलचल मचने लगी। लोग, वहाँ के लोग भी ऐसे परिवर्तन चाहने लगे कि उनके समाज में भी एक रूपता आए, समानता आए, स्वतंत्रता की भावना फैले। तो हम देखते हैं कि यूरोप के सभी देशों में ऐसे परिवर्तन लेकर संघर्ष दिखने लगे। इसका असर भारत पर भी पड़ा और यहाँ के समाज में भी कई समाज सुधारक हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय डेरेजो जैसे समाज सुधारकों ने भी ऐसे ही परिवर्तनों का साथ दिया। इसके अलावा जितने भी उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ भी साम्राज्यवादी विचारधाराएं थीं, उन सभी उपनिवेशों में आज़ादी की मांग को लेकर के संघर्ष फूटने लगे। तो इन घटनाओं से समाज में ये जो उथल पुथल हो रही थी फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप में या पूरे विश्व में, आधुनिक विश्व में, इसके चलते समाज में 3 नए विचारधाराओं का उदय हुआ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग जहाँ से शुरू कर रहे हैं आज का ये चैप्टर। 3 महत्वपूर्ण विचारधाराएं, एक नई विचारधारा ये जो थी उनका जन्म हुआ और इन विचारधाराओं को पहले हमें समझना ज़रूरी है, तभी हम आगे समझ पाएंगे। तो चलिए, पहली जो विचारधारा है वो उदारवादी, ठीक है, दूसरी है रेडिकल और तीसरी है रूढ़िवादी। तो इस 3 प्रकार के विचारधाराओं को हम अलग अलग पढ़ते हैं। पहला है उदारवादी विचारधारा, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है। इस विचार के जो समर्थक थे, यूरोप के समाज में ऐसे विचार को मानने वाले जो लोग थे वो लोग उदारवादी थे, यानी वो समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो इनके साथ क्या था, ये एक ऐसा राष्ट्र चाहते थे, एक ऐसे सरकार की कल्पना करते थे जिसमें कि सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले, वो ये चाहते थे। क्योंकि उस ज़माने में क्या था ना कि यूरोप में कोई एक धर्म को ही, हर देश जो था वो किसी एक धर्म को ज़्यादा महत्व देता था। जैसे आपको याद होगा कि इंग्लैंड में जैसे था कि ब्रिटेन की जो सरकार थी यानी इंग्लैंड की सरकार, वहाँ चर्च ऑफ इंग्लैंड का वो समर्थन करती थी। ऑस्ट्रिया जो था और स्पेन, ये लोग कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो हम देखते हैं या तो कोई कैथोलिक या कोई प्रोटेस्टेंट, इस तरह कोई अपना एक ही धर्म को महत्व देते थे। लेकिन उदारवादी विचारधारा के लोग ये नहीं चाहते थे। उनका कहना था कि ऐसी सरकार बने या एक ऐसा राष्ट्र बने जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान दे। तो उन दिनों यूरोप में ऐसा समाज था नहीं, इसलिए ये परिवर्तन चाहते थे। दूसरा पॉइंट ये है इन लोगों के बारे में या इस विचारधारा के बारे में कि ये लोग वंश आधारित, यानी पहले क्या था जब लुई 16 के समय फ्रांस में कि लुई 14 शासक है, उसका बेटा लुई 15, उसका बेटा लुई 16, मतलब वही बनता जा रहा है, एक ही ख़ानदान के बच्चे शासक बनते जा रहे थे। इसको कहते हैं वंश आधारित शासकों की जो प्रथा है। तो ये लोग, उदारवादी विचारधारा के लोग, इस तरह के वंश आधारित शासकों की निरंकुश सत्ता के भी विरोधी थे। क्योंकि जब ऐसा शासक वर्ग आता है कि जब एक ही ख़ानदान के सब लोग राजा बनते चले जाते हैं या शासक बनते चले जाते हैं एक ही ख़ानदान के, तो वो धीरे धीरे निरंकुश हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है। तो उदारवादी विचारधारा के लोग का जो दूसरा पॉइंट है, उनका विचार क्या था कि वो लोग एक ही वंश पर आधारित शासन के खिलाफ थे। तीसरा, ये चाहते थे कि सरकार के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, यानी व्यक्ति मात्र की,
प्रत्येक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो, सरकार ऐसी बने और किसी भी सरकार को व्यक्ति के इन अधिकारों को छीनने का अधिकार न हो। तो उदारवादी विचारधारा में ये है। चौथा है कि उदारवादी विचारधारा के लोग ऐसी सरकार चाहते थे जो प्रतिनिधित्व पर आधारित हो, यानी जो निर्वाचित हो। प्रतिनिधित्व मतलब जो निर्वाचित हो, राजा ना हो कि राजा का बेटा फिर राजा बना फिर उसका बेटा राजा बना, ऐसा नहीं, बल्कि निर्वाचित, चुनाव के द्वारा। तो चुनाव के द्वारा जब सरकार बनती है तो उसे प्रतिनिधित्व की सरकार कहते हैं। तो वो लोग चाहते थे निर्वाचित हो, और इतना ही नहीं, वो ये भी चाहते थे कि सरकार जो बने वो दो लोगों के बीच, मतलब के सहारे चलती है सरकार। आज भी हम लोग वही देखते हैं कि एक तो शासक वर्ग होता है जो चुनकर आते हैं वो लोग, और दूसरे नौकरशाही यानी पढ़े लिखे अफसरों के साथ। तो ये दो लोग मिल के सरकार चलाते हैं। तो वो ये भी चाहते थे कि ये सरकार जो है वो शासकों और अफसरों यानी नौकरशाही के प्रभाव से मुक्त हो, इन दोनों का प्रभाव ना हो सरकार पे। इस तरह चौथा जो विचार है उदारवादियों के बारे में वो ये है कि वो एक ऐसी सरकार चाहते थे जो चुनाव के द्वारा चुना गया हो, और उसमें राजा और अफसर जो थे, नौकरशाही और प्रशासन, ये दोनों का प्रभाव कम हो, उससे वो मुक्त हो। जहाँ एक पढ़े लिखे न्याय व्यवस्था हो, मतलब एक न्यायपालिका हो जहाँ पढ़े लिखे जज हो और उनके द्वारा ही कानून बनाए जाए, उनके द्वारा शासन को न्याय मिले। ये भी उनका विचारधारा थी। अगला हम देखते हैं कि लेकिन इस तरह से जब हम देखते हैं कि ये चुनी हुई सरकार में विश्वास रखते थे तो लोग को ऐसा भ्रम होता है कि इसका मतलब ये लोकतंत्र में विश्वास रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जब हम इसका 5वां पॉइंट पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये पूर्णतः लोकतंत्र भी नहीं चाहते थे। माने उदारवादी विचारधारा के लोग पूर्णतः लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे, पूरी तरह से वो लोकतंत्र नहीं चाहते थे। क्यों? वो चुनी हुई सरकार तो चाहते थे, लेकिन क्योंकि लोकतंत्र में क्या होता है, वोट देने का अधिकार सभी को होता है, जो भी वयस्क है, 18 वर्ष से या 21 वर्ष, जहाँ भी जो उम्र जिस देश ने निर्धारित किया है, तो सभी वयस्क लोगों को मत देने का अधिकार होता है। लेकिन उदारवादी विचारधारा के लोग चुनी हुई सरकार तो चाहते थे, प्रतिनिधित्व वाली सरकार तो चाहते थे, लेकिन मत देने का अधिकार सभी को मिले ये नहीं चाहते थे। इसलिए यहीं पर ये लोकतंत्र से थोड़ा हट जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो चुनी हुई सरकार चाहते थे इसका मतलब लोकतंत्रीय सरकार के पक्षपाती थे, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वोट का अधिकार यानी मत का अधिकार केवल उन्हीं लोगों को देना चाहते थे जो संपत्तिधारी व्यक्ति थे, जिनके पास अपार संपत्ति थी या जो धनी व्यक्ति थे। इस तरह उदारवादी विचारधारा कुछ तो लोकतांत्रिक विचारधारा से प्रभावित थी, परिवर्तन तो चाहते थे वो, लेकिन पूर्णतः लोकतांत्रिक भी नहीं थे। तो ये थी पहली विचारधारा। अब हम दूसरी पे चलते हैं जो रेडिकल है। रेडिकल विचारधारा के जो लोग थे वो ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी, ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी या जनसंख्या के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। मतलब सरकार ऐसी बने जो देश की जो जनसंख्या है उसके बहुमत की सरकार बने। और यानी ये रेडिकल उदारवादी से थोड़ा आगे निकले हुए थे। फिर इनकी दूसरी विचारधारा थी कि ये महिला मताधिकार आंदोलन के समर्थक थे। मतलब ये चाहते थे कि वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी मिले। तीसरा है कि ये उदारवादियों के विपरीत थे। मतलब जो भी हमने पढ़ा उदारवादी के विचारों से थोड़े अलग थे, क्योंकि उदारवादी लोग तो चाहते थे कि सबको वोट देने का अधिकार ही ना मिले, केवल संपत्ति वालों को। लेकिन रेडिकल लोग क्या चाहते थे कि महिलाओं को भी मिले। इसके अलावा वो इसलिए भी विपरीत थे क्योंकि बड़े ज़मींदार और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। मतलब उदारवादी शासनकाल में क्या था, उदारवादी विचारधारा में क्या था कि जो बहुत अधिक पैसे वाले हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, ये उदारवादी विचारधारा। लेकिन रेडिकल विचारधारा वाले लोग इन विचारों के विरुद्ध थे। मतलब वो ये नहीं चाहते थे कि जो बड़े ज़मींदार हैं या बड़े उद्योगपति हैं उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो, इसके वो खिलाफ थे। और अगला है कि ये निजी संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी के पास बहुत प्रॉपर्टी है, पूंजी है, तो उसके विरोधी वो नहीं थे। हालांकि ये जो है रेडिकल, लेकिन हाँ, संपत्ति का संकेंद्रीकरण माने पूरी संपत्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में हो या कुछ लोगों के हाथ में हो, इसका वो विरोध करते थे। तो रेडिकल क्या थे कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के तो विरोधी नहीं थे। वो चाहते थे कि लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकते हैं, लेकिन पूरी संपत्ति केवल कुछ ही लोगों के बीच हो, समाज के कुछ बड़े लोगों के बीच ही हो,
उन्हीं के हाथों में हो, इसका वो अवश्य विरोध करते थे। इस तरह ये रेडिकल विचारधारा के लोग थे। अब इन दोनों से अलग एक तीसरी विचारधारा भी थी उस समय यूरोपीय समाज में, वो थी रूढ़िवादी। रूढ़िवादी विचारधारा, पहले ये समझ लीजिए इसके नाम से कि हम वैसे लोगों को कहते हैं जो पुरातन, जो प्राचीन, जो पहले से चली आ रही व्यवस्था में विश्वास रखते हैं। तो रूढ़िवादी लोग वैसे हैं जो प्राचीनता को छोड़ते नहीं हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो ये विचारधारा के जो लोग थे, इन लोगों में क्या था कि ये दोनों उपरोक्त जितने भी हमने पढ़े, उदारवादी और रेडिकल, इन दोनों के विपरीत थे ये, ठीक है। हालांकि फ्रांसीसी क्रांति के बाद, फ्रांसीसी क्रांति से तो पहले ये लोग तो पुरातन को पकड़ के रहना चाहते थे, पुरानी व्यवस्था में कुछ भी परिवर्तन नहीं चाहते थे। लेकिन जब फ्रांसीसी क्रांति हुई उसके बाद ये भी थोड़ा सा मतलब लिबरल हुए और ये थोड़ी से बदलाव के पक्ष में हो गए कि समाज में कुछ बदलाव होना चाहिए, इसके पक्ष में ये भी हो गए। लेकिन पूरी तरह से बदलाव ये नहीं चाहते थे, मतलब ये चाहते थे कि परिवर्तन तो हो, समाज तो बदले, लेकिन प्राचीन या अतीत या पुरानी जो व्यवस्था है वो भी, उसका भी सम्मान किया जाए। माने पूरी तरह से समाज को आधुनिक या नया नहीं बना दे, प्राचीन व्यवस्था भी चलती रहे। तो वो अतीत को पूरी तरह से समाप्त करना नहीं चाहते थे। इस तरह से ये परिवर्तन चाहते हुए भी पुरानी व्यवस्था को भी रखना चाहते थे। तो हम देखते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद पूरे यूरोप के समाज में या कई 3 तरह के विचारधाराओं का प्रस्फुटन हुआ, जो पहले नहीं था ये अब हुआ। अब है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक समाज क्या है कि आपको इसी युग में, मतलब 19वीं सदी में पढ़ रहे हैं, 1800 ईस्वी, तो 19वीं सदी में एक बहुत महत्वपूर्ण क्रांति हुई यूरोप में, वो थी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति कितनी बड़ी क्रांति मतलब नहीं था ये कोई आंदोलन या खून खराबा या रक्त से युद्ध नहीं था। ये था कि अचानक से बहुत उद्योगों का, मतलब रेलवे का विकास हुआ, छापाखाने के कारखाने बने धीरे बहुत तेज़ी से कारखानों का विकास होना शुरू हुआ और कल कारखाने बनने लगे। लोग गांव से शहरों की ओर भागने लगे, लोगों को रोज़गार मिलने लगा, चाहे वो औरत हो, बच्चे हों, पुरुष हो, सभी नौकरी करने लगे और उनका जीवन स्तर बदला। इस तरह हर तरह से समाज में परिवर्तन आया। तो औद्योगिक क्रांति एक बहुत बड़ा माने टर्निंग पॉइंट है यूरोपीय समाज में, जिससे कि अच्छे परिवर्तन भी हुए और जिसके कुछ बुरे भी हम देखते हैं। तो औद्योगिक समाज में जो बदलाव आया, औद्योगिक जो क्रांति हुई, उसके चलते समाज में जो बदलाव आया हम वो देखते हैं क्या आया। तो इस तरह से समाज में पहले तो 3 तरह की विचारधारा हमने पढ़ी। अब क्या है कि औद्योगिकीकरण के कारण औरत हो, मर्द हो या बच्चे, ये सब कल कारखानों में काम करने लगे। अब इनका वहाँ काम करने तो लगे, लेकिन वहाँ शोषण होने लगा। वो कैसे होने लगा कि काम की अवधि बहुत अधिक होती थी, बहुत लंबे घंटे तक इन्हें काम कराया जाता था, पर मजदूरी जो दी जाती थी वो बहुत कम। इस तरह उनका शोषण होने लगा। बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ गई, क्योंकि अगर उद्योग में बने हुए, उद्योग के द्वारा निर्मित उत्पादन कोई वस्तु अगर है और उसकी मांग में गिरावट आ गई, कभी कभी अगर उसकी मांग घट जाती थी तो ये लोग बेरोज़गार हो जाते थे। इस तरह बेरोज़गारी की समस्या जो पहले नहीं रहती थी वो अब आ गई। शहर में तेज़ी से शहर बसने लगे और गांव का से लोग शहर की ओर आने लगे। अब उदारवादी और रेडिकल ये दोनों जो थे, इन समस्याओं की हल खोजने के लिए विवश हो रहे थे, क्योंकि रेडिकल और उदारवादी, रूढ़िवादी जो थे उनको तो सामाजिक परिवर्तन पसंद ही नहीं था, लेकिन उदारवादी और रेडिकल लोग तो समाज में परिवर्तन चाहते थे। तो इन लोगों के सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई कि औद्योगिक क्रांति के कारण जो बेरोज़गारी बढ़ रही थी या शहरों की संख्याएँ बढ़ रही थी और शहरों में जंगलों को काट कर तेज़ी से जो आवास या घर बनाने का, क्वार्टर्स बनाने पड़ रहे थे या घर बनाने पड़ रहे थे, क्योंकि मज़दूर रहते कहाँ। तो इन सारी समस्याओं से जूझने के लिए ये दोनों जो विचारधारा के लोग थे, रेडिकल और उदारवादी, ये लोग विवश हुए कि इसका कुछ उपचार ढूंढना होगा, इसका कुछ समाधान ढूंढना होगा। तो क्या हुआ, लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। अभी तक जो था व्यक्तिगत माने पर्सनल, किसी व्यक्ति के पास बहुत पूंजी है तो वो उद्योग खोल लेता था, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत, उसकी अपनी कंपनी होती थी, वो उसका अपना फैक्ट्री होता था वो। और बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। ऐसा नहीं था जो उदारवादी विचारधारा के लोग थे और रेडिकल थे, उन लोगों के पास भी
बहुत संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे। तो उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत काफ़ी इकट्ठा कर रखी थी। इसलिए वो चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ किस तरह के प्रयासों को, कि जितने भी लोग पूंजीपति हैं वो अब फैक्ट्री खोलें, कारखाने खोलें और उसमें मजदूर रखें या ऐसे लोगों को नौकरी दें। तो उनको लगता था कि अब मज़दूरों के स्वास्थ्य की चिंता हमको स्वास्थ्य पे की चिंता करनी चाहिए, यानी मज़दूर स्वस्थ हों तभी हमारा उद्योग चल पाएगा। अगर मज़दूर अस्वस्थ हैं तो उनका उद्योग ठप हो जाएगा। तो वो मज़दूर के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। फिर वो ये भी चाहते थे कि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हों समाज में, क्योंकि जो पढ़े लिखे होंगे वही उनके उद्योग में या कल कारखानों में काम कर सकेंगे और उन्हें फ़ायदा दिला सकेंगे। इस तरह अपने फ़ायदे के लिए पूंजीपति वर्ग चाहते थे कि हम उद्योग खोलें ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें पढ़े लिखे स्वस्थ व्यक्ति काम करने आए। लेकिन इतना के बावजूद भी वो जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे। लेकिन इतना के बावजूद वो ये नहीं चाहते थे कि जन्म से ही किसी को ये विशेषाधिकार प्राप्त हो, कि वो संपत्ति वाला हो या वो बहुत, तो ऐसा इसके वो विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। वो चाहते थे कि अपनी मेहनत से ये जो प्रयास हो रहा था कि उद्योग बने, कल कारखाने खुले, लोग उसमें काम करें, ये सब हो लेकिन अपनी मेहनत से हो, उद्यमशीलता से हो। ये नहीं कि जन्म से ही उद्योगपति का बेटा है तो वो उद्योगपति ही कहलाए। तो उनकी मान्यता थी कि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, हर व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो और गरीबों को रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा। उनके पास पूंजी है तो उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, समाज तरक्की करे, विकास करे, ये उनकी विचारधारा थी। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उदारवादी और जो रेडिकल्स लोग थे उन्होंने समाज को एक बेहतर स्वस्थ समाज की संरचना की और इस तरह का विचार दिया। इसलिए जो स्त्री पुरुष जो गांव छोड़ के शहरों की ओर आए थे उन लोगों ने इन लोगों के साथ काम करना शुरू किया और इन लोगों के साथ ही जुड़ गए। इस तरह से यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए अब हम देखते हैं कि जो विचारधारा मैंने बताया, इसके अलावा एक राष्ट्रवादी विचारधारा भी। इस तरह हम देखते हैं कि 1815 तक पूरे यूरोप में जो निरंकुशवाद था, जो निरंकुश सरकारें थी, जो एक तंत्रीय सरकार थी, इसके खिलाफ कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल्स आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। मतलब ये लोग क्रांति इसलिए करना चाहते थे क्योंकि एक तो औद्योगिक क्रांति भी हो गई थी, लोगों का विचार ज़्यादा ब्रॉड हो गया था माइंड, और वो उद्योगों में काम करने लगे थे, उनके दिल दिमाग खुलने लगे थे। तो बहुत सारी उनको आज़ादी के विचार या बहुत सारे अच्छे विचार उनके दिमाग में आने लगे थे, पढ़ने लिखने लगे थे लोग, छपाई खाना का भी विस्तार हो चुका था। तो इन सब कारणों से और फ्रांसीसी क्रांति से लोगों का दिमाग इतना ज़्यादा आगे निकल चुका था कि अब वो परतंत्र रह करके नहीं जी सकते थे। वो समाज में बदलाव चाहते थे, आज़ादी चाहते थे। तो फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए। मतलब जो इस तीनों विचारधारा के लोग थे और प्लस राष्ट्रवादी जो थे, जो राष्ट्र के भक्ति से ओतप्रोत थे, जो राष्ट्र को आज़ादी दिलाना चाहते थे। तो फ्रांस की तरह ही इटली, जर्मनी और रूस में भी ऐसी क्रांतियाँ होने लगी और लोग क्रांतिकारी हो गए। राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। हर जगह जहाँ निरंकुशवाद था, जहाँ साम्राज्यवादी विचारधारा थी, जहाँ की राजाएँ आतताई थे या लुई 16 की तरह थे, उन सब जगहों पे जनता तख्ता पलट का प्रयास करने लगी। तो राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी नागरिकों को सम्मान प्राप्त हो या समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेज़िनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी और भारत सहित दुनिया भर के राष्ट्रवादी उसकी रचनाओं को पढ़ते थे। तो ये जो 19वीं सदी का दौर था पूरा फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित था, प्रेरित था और नए विचारधाराओं का समाज में उदय हुआ था। इस विचारधारा के लोग देश को, जनता को, समाज को आज़ादी की ओर आज़ादी की ओर उन्मुख कर रहे थे। सभी में राष्ट्रवादी भावना का संचार हो चुका था और सब साम्राज्यवादी व्यवस्था से मुक्त होना चाहते थे, निरंकुश राजतंत्र से
मुक्त होना चाहते थे और देश को आज़ाद कराना चाहते थे। और इसमें एक बहुत बड़ा, और जो अभी बताया कि चूँकि औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, कल कारखाने खुल रहे थे, और कल कारखाने या उद्योग वही खोल सकते थे जिनके पास पूंजी है, जिनके पास धन है। तो जो बड़े पूंजी के स्वामी हैं तो वो लोग कल कारखाने खोलते थे और उसमें लोगों को रोज़गार देते। तो इस तरह ये पूंजीपति वर्ग को लेकर एक नई विचारधारा आई यूरोप के समाज में, समाजवादी विचारधारा। तो आगे के वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत विस्तार से पढ़ने की चीज़ है समाजवाद क्या है। तो अगले वीडियो में हम यूरोप के समाज में समाजवाद क्या है, कैसे आया, इसको हम जानेंगे। और वो अभी आज जो हमने पढ़ा उन्हीं विचारधाराओं का परिणाम था कि यूरोप में समाजवाद विचारधारा आई, और इसी समाजवादी विचारधारा का परिणाम है कि रूस में रूसी क्रांति हुई। तो आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।